हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? चलिए, तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी। रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी। तो बेटा, रिवोकेशन का क्या मतलब है? रिवोकेशन मीन्स कि जो अथॉरिटी है वो फिनिश हो गई, वो वापस ले ली हमने। सो दैट मीन्स टू रिवोक। तो प्रिंसिपल कैन रिवोक द अथॉरिटी एनी टाइम। यस सर, रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल। तो रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल, और देखिए, प्रिंसिपल कैन रिवोक अथॉरिटी एनी टाइम, कभी भी रिवोक कर सकता है। बिफोर एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, ठीक। इफ एजेंसी इज फॉर फिक्स्ड टर्म, इवन तब भी रिवोक कर सकता है। लेकिन अगर एजेंसी फिक्स टर्म के लिए है तो ही हैज टू कॉम्पनसेट फॉर अर्ली टर्मिनेशन। तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। और कोई भी अगर लॉस हो रहा है एजेंट को ड्यू टू रिवोकेशन, ड्यू टू टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, तो माय प्रिंसिपल हैज टू सर कॉम्पनसेट द एजेंट फॉर लॉस। तो बेटा, प्रिंसिपल कैन रिवोक द अथॉरिटी। जो रिवोकेशन है भाई, अथॉरिटी दिया मैंने, ठीक है। अब आई कैन रिवोक दैट अथॉरिटी, आई हैव ए राइट कि मैं कभी भी रिवोक करूं। तो आइए बुक में देखिए, एन एजेंसी में बी टर्मिनेटेड यानी रिवोक्ड बाय द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में रिवोक द अथॉरिटी एट एनी टाइम बिफोर अथॉरिटी हैज बीन एक्सरसाइज्ड। अगर एजेंट ने अथॉरिटी एक्सरसाइज कर लिया, देखिए, देन यू कैन नॉट रिवोक। फिर रिवोकेशन का अधिकार खत्म हो गया। सर, हाउएवर प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक द अथॉरिटी आफ्टर दैट हैज बीन पार्टली एक्सरसाइज्ड, और इससे ऑलरेडी जो चीज हो चुकी है वो रिवोक नहीं हो सकती। ओके, एग्जाम्पल है, A authorizes B to buy 1000 bales of cotton on behalf of A and to pay for it out of A's money remaining in B's hand. B buys 1000 bales of cotton, ठीक है, और पर्सनली लाइबल हो गया। नाउ A cannot revoke the authority क्योंकि अथॉरिटी हैज बीन पार्टली एक्सरसाइज्ड। सर, अब वो पेमेंट भी करेगा। अब देखो, ए ने बी से पैसे लेने, ठीक है, इससे 5 लाख रुपए लेने, और इसने इससे कहा 1000 कॉटन बेल्स खरीद लो एंड इसमें से पेमेंट कर देना। अब कॉटन बेल तो इसने खरीद ली, पेमेंट अभी नहीं हुआ है, तो क्या पेमेंट करने से रिवोक कर सकते हैं हम? आंसर है नहीं, क्योंकि एजेंट मर जाएगा फिर तो ना, एजेंट के ऊपर लाइबिलिटी चिपक जाएगी बेटा। तो दिस कैन नॉट बी रिवोक, इसको रिवोक नहीं कर सकते। पार्टली एक्सरसाइज्ड हो गई है और एजेंट हैज बिकम लाइबल, एजेंट की अपनी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। सर, एग्जांपल 2, इसमें भी सेम चीज है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, B buys 1000 bales in A's name, तो B की पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है। नाउ A कैन रिवोक द अथॉरिटी टू पे, क्योंकि अब उसमें जो एजेंट है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, दोनों एग्जांपल्स में देयर इज डिफरेंस, राइट। पहले वाले एग्जांपल में एजेंट की पर्सनल लाइबिलिटी हुई है,
और एजेंट ने उसके बिहाफ पे कॉटन बेल्स खरीदी हैं, लेकिन अपने नाम से खरीदी है, तो एजेंट हैज लाइबिलिटी टू पे, और एस मनी लाइज विद बी, तो अब वो उसमें से पेमेंट करेगा, रोका नहीं जा सकता। बट दूसरे एग्जाम्पल में जब उसने कॉटन बेल्स खरीदी तो सीधे ए के नाम से खरीदी, तो ए की लाइबिलिटी है। नाउ द प्रिंसिपल कैन रिवोक द अथॉरिटी विद रेस्पेक्ट टू पेमेंट आउट ऑफ एज मनी लाइंग इन बीज हैंड। अब वो मना कर सकते हैं। चलिए, क्लियर है ना बच्चों? गुड। नेक्स्ट उसी में लिखा है कॉम्पनसेशन फॉर रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल। तो ये भी मैंने आपको अभी बताया था कि वेयर देयर इज कॉन्ट्रैक्ट कि एजेंसी फॉर ए फिक्स्ड पीरियड है, तो प्रिंसिपल मस्ट मेक कॉम्पनसेशन टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल, ठीक है, फॉर एनी प्रीवियस रिवोकेशन और रिनंसिएशन विदाउट सफिशिएंट कॉस्ट। ठीक। नेक्स्ट इज नोटिस ऑफ रिवोकेशन। तो बच्चों नोटिस देना पड़ेगा, रीजनेबल नोटिस मस्ट बी गिवन। ठीक है, अगर प्रिंसिपल रिवोक कर रहा है तो भी नोटिस देगा टू एजेंट, एजेंट रिवोक कर रहा है तो भी नोटिस देगा टू प्रिंसिपल। रिवोकेशन एंड रिनंसिएशन एक्सप्रेस भी हो सकता है बच्चों और इम्प्लाइड भी हो सकता है। रिवोकेशन प्रिंसिपल करेगा, रिनंसिएशन एजेंट करेगा, और एक्सप्रेस तो बाय वर्ड्स हो गया, लेटर लिख के कर दिया, और इम्प्लाइड में सर इम्प्लाइड रिनंसिएशन या रिवोकेशन भी हो सकता है। एग्जाम्पल दिया है, ए ने बी को बोला कि भाई उसका हाउस रेंट पे दे दो, और देयर आफ्टर ए लेट्स द हाउस हिमसेल्फ, तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी खत्म हो गया और फिर एजेंसी रिवोक हो गई बच्चों। दूसरा है बेटा रिनंसिएशन बाय एजेंट। तो एजेंट भी रिनाउंस कर सकता है। रिनाउंस मतलब अपना अधिकार छोड़ देना। सर एनी टाइम एजेंट भी कभी भी रिनाउंस कर सकता है, जैसे प्रिंसिपल रिवोक कर सकता है। और अगर देखिए फिक्स्ड टर्म है और अर्ली रिनंसिएशन होता है तो उसे कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा टू प्रिंसिपल फॉर एनी लॉस, फॉर एनी डैमेजेस। तो देखिए एजेंट हैज ए राइट कि वो रिनाउंस कर दे, तो एजेंट में रिनाउंस द बिजनेस ऑफ एजेंसी इन सेम मैनर in which principal has the right of revocation. ठीक? In first place, if agency is for fixed period, agent would have to compensate the principal for premature renunciation. Secondly, reasonable notice of renunciation is necessary. Notice of revocation. ठीक? बाई प्रिंसिपल, और बेटा नोटिस ऑफ रिनंसिएशन बाई एजेंट कंपल्सरी है ये। फॉर वांट ऑफ नोटिस, अगर नोटिस नहीं देंगे तो फिर कॉम्पनसेशन बनेगा, डैमेजेस देने पड़ेंगे। तो लेंथ ऑफ नोटिस मतलब कितने समय का होगा, ये सेम रूल्स रहेंगे। और इफ एजेंट रिनाउंसेस विदाउट नोटिस बेटे, ही हैव टू मेक गुड एनी डैमेज रिजल्टिंग टू द प्रिंसिपल। तो इस प्रकार से ये हमारा सर रिवोकेशन या रिनंसिएशन है। तो प्रिंसिपल हैज राइट टू रिवोक द एजेंसी एज वेल एज एजेंट हैज द राइट टू रिनाउंस द एजेंसी। और देखो दोनों ही स्वतंत्र हैं। सर ये है आजादी, दिस इज कॉल्ड फ्रीडम। सर आई मेड ए कॉन्ट्रैक्ट विद समबडी एंड आई ऑथोराइज्ड हिम टू डू सम एक्ट ऑन माय बिहाफ। तो मैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैन रिवोक द एजेंसी।
and the agent at any point of time can renounce the agency. But remember, whatever has been done and the other person has been made liable for that, agency cannot be revoked. Sir, आपके रिवोकेशन से दूसरा व्यक्ति मरना नहीं चाहिए। लाइक पिछले में पहला एग्जांपल याद है, उसने कॉटन बेल्स खरीद लिए एजेंट ने, और एजेंट बिकेम पर्सनली लाइबल। तो इन दैट केस द प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक द अथॉरिटी ऑफ पेमेंट। अब एजेंट पेमेंट भी करेगा, प्रिंसिपल के पैसे में से करेगा, क्योंकि फिर नहीं तो एजेंट पर्सनली मर जाएगा। बच्चों, दोनों जगह नोटिस देना होगा एक दूसरे को, और यदि हम नोटिस नहीं देते हैं एंड द अदर पार्टी सफर्स फॉर वांट ऑफ नोटिस, तो वी हैव टू कॉम्पनसेट द लॉस। इसी प्रकार से जब एजेंसी रिवोक होगा बच्चों, तो जो पिछले ट्रांजेक्शन्स है वो तो विद इन अथॉरिटी थे, बट फ्रॉम द मोमेंट ऑफ रिवोकेशन अब जो ट्रांजेक्शन्स अगर अभी भी होते हैं तो एजेंट वुड बी पर्सनली लाइबल, क्योंकि ही हैज नाउ नो अथॉरिटी। अब उसका अथॉरिटी खत्म हो गया। प्रिंसिपल इज फ्री कि वो उसे एजेंट को कभी भी निकाल दे, एजेंट इज फ्री कि वो प्रिंसिपल से कभी भी मना कर दे। सो दोनों के ऊपर फ्रीडम है। दिस इज फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ एजेंसी। बड़ी अच्छी चीज है बच्चों, आज़ादी है। अब बेटा लाइक कल को आप आर्टिकलशिप करोगे, सो आर्टिकलशिप में अपन जो बॉस होते हैं उनको प्रिंसिपल कहते हैं, और आपको आर्टिकल कहा जाएगा, ठीक है नहीं? तो यू आर आर्टिकल एंड योर बॉस इज प्रिंसिपल। नाउ द बॉस हैज द राइट टू एक्सपेल यू एनी टाइम। बॉस आपको कभी भी निकाल सकते हैं ड्यूरिंग द 3 years पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप। एट एनी टाइम ही मे सर बोलूं नहीं बोलूं, किक यू आउट। ही हैज द राइट, बट द आर्टिकल हैज नो राइट टू लीव द आर्टिकलशिप। सर जब मैंने आर्टिकलशिप किया था तो देयर वॉज ए फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड यू हैव ए राइट टू आस्क फॉर टर्मिनेशन, यू आस्क फॉर रिनंसिएशन, रिवोकेशन। टर्मिनेशन कहते हैं अपन लोग आर्टिकलशिप में। तो विद इन 3 years आप कभी भी टर्मिनेशन ले सकते हो। एंड आई टुक द टर्मिनेशन इन 3rd year। 2 साल 1 महीना 17 दिन के बाद मैंने टर्मिनेशन लिया फ्रॉम बरेली एंड आई वेंट टू दिल्ली फॉर रिमेनिंग आर्टिकलशिप। वहाँ पे देन आई ज्वाइंड एंड डिड सम जॉब whatever. But now, as per the current rules, the rules were changed in 2008, and articles are not allowed to obtain termination. अब articles को termination नहीं मिलता है। You can obtain only in 1st year, but 2nd year और 3rd year में it is not allowed, except for a few cases जो कि बहुत हार्ड है। तो ओ भाई, तो बेटा जी इस प्रकार से कहीं ना कहीं आज़ादी खत्म की गई, और आई बिलीव दैट दिस इज अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों के खिलाफ है। इट्स जस्ट लाइक ए बॉन्डेड लेबर, सो इट्स रॉन्ग अगेंस्ट ऑल दैट। और सर आई विल टेक अप दिस मैटर सब्सिक्वेंटली, ये मेरी लिस्ट में है, अभी मैंने इस पे लड़ाई लड़नी है। एनीवे, सो लेट अस टॉक अबाउट दिस रिवोकेशन ऑफ एजेंसी। तो मित्रों देखिए, रिवोकेशन सी बनेगा ना, रिवोकेशन के नहीं बनेगा, पीछे भी गलत लिखा है, ऑफ एजेंसी। तो क्या क्या पॉइंट्स हुए? पहला पॉइंट हुआ बाई प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एजेंट को कभी भी कह सकता है भाई बाहर देखो, और जैसे ही बाहर देखा उसको धक्का मार दिया। बाई एजेंट, एजेंट भी मना कर सकता है
कि साहब मेरे को नहीं करना, अपना रखो, मैं जा रहा हूं, तो एजेंट कैन ऑल्सो रिनाउंस. हाँ, नोटिस देना पड़ेगा. विदाउट नोटिस रिवोकेशन और रिनंसिएशन इज नॉट गुड. सर यू हैव टू कॉम्पनसेट. और ध्यान रखिए, रिवोकेशन सिर्फ फ्यूचर एक्ट्स के लिए होगा. द अथॉरिटी विच हैज बीन एक्सरसाइज्ड उसको रिवोक नहीं कर सकते हो आप. वो कैसे रिवोक हो जाएगी? वो तो हो चुका, उसके लिए प्रिंसिपल उत्तरदायी है. तो ये तो था एक प्रकार से देखिए वॉल्यूंटरी रिवोकेशन. अब कंपल्सरी रिवोकेशन या लेट मी से ऑटोमेटिक रिवोकेशन. कैसे बेटा? सर कंप्लीशन ऑफ एजेंसी बिजनेस, expiry of fixed term, death or insanity of principal or agent, insolvency of principal. So these are the cases जब एजेंसी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी बेटा. सो पॉइंट 3, 4, 5, 6. ओके, पहला है कंप्लीशन ऑफ बिजनेस. तो बेटा एजेंसी इज ऑटोमेटिकली एंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ डिटरमाइंड व्हेन इट्स बिजनेस इज कंप्लीटेड. डिटरमाइंड नहीं होना चाहिए, टर्मिनेटेड होना चाहिए. फिर से पढ़ रहा हूं. An agency is automatically and by operation of law terminated when its business is completed. So for example, authority of agent appointed to sell goods ceases to be exercisable when sale is complete. मैंने एजेंट अपॉइंट किया कुछ गुड्स बेचने को, गुड्स बिक गई, एजेंसी खत्म. सर आई अपॉइंटेड समबडी टू सेल माय प्रॉपर्टी, ही सोल्ड द प्रॉपर्टी, रजिस्ट्री हो गई, एजेंसी खत्म. धंधा जो जिस काम के लिए अपॉइंट किया था वो कार्य संपन्न हो गया मित्रों. सेकेंड, डेथ और इंसेनिटी. तो एजेंसीज डिटरमाइंड, अरे यार फिर डिटरमाइंड लिख दिया, क्या करना चाहिए यहाँ पे? टर्मिनेटेड. एजेंसी इज टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली ऑन द डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रिंसिपल और एजेंट. सर अभी प्रिंसिपल का डेथ हो गया, ठीक है, कंपनी है, एजेंट या प्रिंसिपल और बाउंड अप हो गई, तो दिस इज कॉर्पोरेट डेथ. इवन इन दिस केस द एजेंसी विल टर्मिनेट ऑटोमेटिकली. मित्रों, बाइंडिंग अप ऑफ कंपनी या पार्टनरशिप फर्म है, उसका डिसोल्यूशन हो गया, प्रिंसिपल है या एजेंट है, ठीक है, एजेंसी खत्म हो जाएगी बच्चों. नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स इंसॉल्वेंसी. एजेंट की इंसॉल्वेंसी डजंट टर्मिनेट, तो ये भी खत्म हो गया, इसमें भी कुछ नहीं है बेटा. एजेंसी एंड्स और प्रिंसिपल बीइंग एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट. एक्सपायरी ऑफ द टाइम. अगर फिक्स टर्म के लिए एजेंसी है तो एक्सपायरी ऑफ द टर्म पुट्स एन एंड टू द एजेंसी. एजेंसी खत्म हो जाएगी बच्चों. और भले ही बिजनेस पूरा ना हो, एक्सपायरी ऑफ फिक्स टर्म, एजेंसी टर्मिनेट्स इवन इफ बिजनेस इज नॉट अकम्प्लिश्ड. जिस कार्य के लिए एजेंसी बनाई गई थी वो कार्य संपन्न नहीं हुआ, लेकिन मित्रों एजेंसी खत्म हो गई, एजेंसी इज ओवर. नाउ व्हेन द एजेंसी इज इररिवोकेबल, सो चेंज हो गया, टॉपिक चेंज हो गया मित्रों. तो दिस इज कंपल्सरी या ऑटोमेटिक टर्मिनेशन बच्चों. एजेंसी बिजनेस पूरा हो गया, फिक्स टर्म पूरी हो गई, प्रिंसिपल या एजेंट की मृत्यु हो गई या पागल हो गया वो, और प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया. अदरवाइज प्रिंसिपल एंड एजेंट बोथ हैव द राइट टू टर्मिनेट द एजेंसी एट एनी टाइम, ठीक है, एट देयर स्वीट विल, उनकी इच्छा पर है. ये तो था रिवोकेशन. सो इट इज वेरी सिंपल बच्चों कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस एजेंसी कैन बी रिवोक्ड, कैन बी टर्मिनेटेड. दो जगह पर डिटरमाइंड लिखा है जिसको आपको करेक्शन करके टर्मिनेटेड करना है. ओके, नेक्स्ट. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज इररिवोकेबल एजेंसी.
इर्रिवोकेबल एजेंसी, इर्रिवोकेबल एजेंसी। और बेटा ये है एजेंसी coupled with interest. Sir, where the agent has personal interest in subject matter of agency. Agency cannot be terminated by principal. सर सपोज करिए, देखिए एक है ए नहीं है, प्रिंसिपल बी, एक है मिस्टर ए एजेंट, अभी एजेंसी नहीं है, एजेंट मिस्टर ए ने मिस्टर पी से 5 लाख रुपए लेने हैं फॉर एनीथिंग। प्रिंसिपल ने इसको गुड सप्लाई किए और बोलते हैं कि आप इसको सेल कर लो और जो पैसा आए अपना पैसा काट लेना। अब देखिए, नाउ दिस एजेंसी इज कपल्ड विद इंटरेस्ट। इस एजेंसी में एजेंट का भी पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि जब ये गुड्स बिकेंगी तो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, बट जो अमाउंट रिकवर होगी उसमें से एजेंट कुड रिकवर हिज ओन मनी। तो दिस टाइप ऑफ एजेंसी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड, क्योंकि एजेंट हैज डेवलप्ड हिज ओन इंटरेस्ट। एजेंट का अपना भी हित इसमें शामिल हो गया, तो अगर टर्मिनेट कर देंगे तो उसके साथ बेईमानी हो जाएगी, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। ठीक, ऐसे ही सोचो, ये 5 लाख हटा देता हूं मैं इसमें से, प्रिंसिपल ने इसे गुड सप्लाई किए कि भाई बेच लेना, कंसाइनमेंट, और इन गुड्स के अगेंस्ट इसने एडवांस दे दिया। नाउ ही विल रिकवर हिज एडवांस मनी फ्रॉम सेल प्रोसीड्स। नाउ द एजेंसी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड, क्योंकि एजेंट का खुद का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, सेक्शन 202 है 202। तो when agent is personally interested in the subject matter of agency, तो agent is personally interested in subject matter of agency, ठीक है बेटा। The agency becomes irrevocable. Section 202 states that where agent himself interest in property will form subject matter and not be terminated, except in case of express agreement. 2 एग्जाम्पल है, दोनों वही हैं। पहले वाले में उसके 5 लाख रुपए थे, उसको गुड्स दिए, तुम बेच के पैसा वसूल लो। दूसरे वाले में उसको गुड्स दिए, उनने एडवांस दिया, नाउ ही कैन नॉट टर्मिनेट द एजेंसी बजट। तो अब एजेंसी टर्मिनेट नहीं हो सकती, और एजेंसी को टर्मिनेट करना बेटा अलाउड नहीं होगा। डन। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज, अगला हेडिंग है, इसी से रिलेटेड है, टर्मिनेशन से रिलेटेड है, एंड दैट इज इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन। इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन। तो यदि एजेंसी टर्मिनेट होती है तो उसका मित्रों क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, एजेंट्स authority ceases to exist, लेकिन यहां पर कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन ऑफ टर्मिनेशन, राइट? जस्ट लाइक कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हम लोगों ने फाउंडेशन में सीपीटी में पढ़ा था। सो हियर कम्युनिकेशन ऑफ टर्मिनेशन भी बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो जब तक कम्युनिकेट नहीं हो जाता तब तक के एक्ट्स वैलिड होंगे। कम्युनिकेशन ऑफ टर्मिनेशन, तो एक्ट्स डन बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ टर्मिनेशन आर वैलिड। मतलब
अगर देखिए प्रिंसिपल ने रिवोक किया और टर्मिनेशन का लेटर भेजा उसने सपोज 10th जुलाई को, बट ही रिसीव्ड दैट ऑन 15th जुलाई. ओके, तो फॉर प्रिंसिपल टर्मिनेशन हो गया 10 जुलाई, बट फॉर एजेंट टर्मिनेशन 15 जुलाई को होगा. तो एनी एक्ट डन बाय एजेंट बिफोर 15th जुलाई इज बाइंडिंग ऑन प्रिंसिपल. प्रिंसिपल बाउंड होगा उससे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो देखिए लिखा है टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी does not so far as regard the agent takes effect before it comes to known to him. तो एजेंट को जब पता लगेगा known to him तब वैलिड होगा, उससे पहले के एक्ट्स अनअफेक्टेड रहेंगे. राइट. तो एग्जांपल है ए डायरेक्ट्स बी टू सेल गुड्स फॉर हिम और 5% कमीशन भी देगा. आफ्टरवर्ड्स उसने रिवोक कर दिया अथॉरिटी को. बी after the letter is sent but before he receives the letter sells the goods. तो ये सेल वैलिड हो गई, ए बाउंड होगा इस सेल से और 5,000 रुपए कमीशन के भी देगा, क्योंकि एजेंट एक्सरसाइज्ड हिज अथॉरिटी बिफोर ही केम टू नो अबाउट टर्मिनेशन. सेकेंड एग्जाम्पल, ए चेन्नई लेटर डायरेक्ट्स बी टू सेल फॉर हिम सम कॉटन. आफ्टरवर्ड्स बाय लेटर रिवोक्स द अथॉरिटी. B, after receiving the letter, enters into contract with C, who knows the first letter, और बच्चों C pays B the money which B absconds. तो C's payment is good. देखिए सिचुएशन क्या है. A ने जो कि चेन्नई पे है B से कहा कि भैया you sell the cotton. इसकी गुड्स इसके पास थी, उन्होंने कहा बेच दे. और आफ्टरवर्ड्स बाय लेटर, ये फर्स्ट लेटर है, तो ये फर्स्ट लेटर है बच्चों. फिर एक सेकेंड लेटर भी यहां पे आया है. ठीक है, इसमें तो अथॉरिटी थी बेटा, सेकेंड लेटर से उसने अथॉरिटी रिवोक कर ली और उसको कहा कि मेरी कॉटन मुझे वापस करो. अब बी ने सी को सेल करी. सी नोज अबाउट फर्स्ट लेटर. सी नोज अबाउट फर्स्ट लेटर मतलब अथॉरिटी का मालूम है, रिवोकेशन का नहीं मालूम है. तो बच्चों इसको तो नहीं पता ना. देखो एजेंट को मालूम है कि अथॉरिटी रिवोक हो चुकी है. एजेंट देखो इस एग्जांपल में तो लेटर पहुंचा ही नहीं था रिवोकेशन का, तब तो सेल प्रॉपरली वैलिड है. इस एग्जांपल में लेटर ऑफ रिवोकेशन पहुंच चुका है, परंतु थर्ड पार्टी को नहीं मालूम है. तो थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट तो प्रोटेक्टेड होंगे और इस सिचुएशन में सेल वैलिड होगी. और इसने बेटा गुड्स इसको बेची, इसने इसको पैसा दिया, ये पैसा लेके भाग गया. कहीं भी भाग जाएगा मित्रों. ए कैन नॉट आस्क मनी फ्रॉम सी, क्योंकि सी पेड द अमाउंट टू एजेंट. उसे पता ही नहीं था, पब्लिक नोटिस भी तो देना चाहिए ना सर. तीसरा एग्जांपल, ए डायरेक्ट्स बी हिज एजेंट टू पे सर्टेन मनी टू सी. ए ने बी को कहा कि सी को पैसे दे दो. ए की मृत्यु हो गई. So you know the death is automatic revocation, है ना. और बेटा D takes out probate. D जो है वो इसका लीगल है. B after his death but before hearing of it pays the money to C. तो एजेंसी से टर्मिनेट तभी होगी ना जब कम्युनिकेट होगा. तो इसको मृत्यु का पता ही नहीं लगा, इसने पेमेंट कर दिया, वैलिड पेमेंट होगा. एज एस्टेट वुड बी रेस्पॉन्सिबल. तो इस प्रकार से ये पेमेंट इज गुड और इसको कुछ नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट, एजेंट्स ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल्स डेथ और इंसेनिटी. तो देखिए बहुत ही कॉमन सेंस है बच्चों. यदि प्रिंसिपल
की मृत्यु की वजह से या उसके पागलपन की वजह से एजेंसी टर्मिनेट होती है, इफ एजेंसी टर्मिनेट्स ड्यू टू डेथ ऑफ प्रिंसिपल या इंसेनिटी ऑफ प्रिंसिपल, ओके, एंड सपोज यू आर एजेंट, तो व्हाट आर योर ड्यूटीज राइट नाउ? तो आपकी सबसे पहली ड्यूटी होगी टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ योर प्रिंसिपल। आप एजेंट हो, प्रिंसिपल की मृत्यु हो गई, उसकी गुड्स आर लाइंग विद यू, अमाउंट्स आर रिसीवेबल, और भी चीजें हैं बच्चों। तो ट्रस्ट के अंतर्गत सर आपका ड्यूटी, फॉरमोस्ट एंड फर्स्ट ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिसीज्ड, उसके हितों की रक्षा करना है ना। दैट इज एन इमरजेंसी टाइप सिचुएशन। तो वही लिखा है, ऑल रीजनेबल स्टेप्स फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरेस्ट्स। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज कि अगर एजेंट की एजेंसी खत्म हो गई, देन व्हाट अबाउट सब एजेंट्स? ठीक है, सब एजेंट्स अंडर अथॉरिटी है प्रिंसिपल, एजेंट, सब एजेंट, सब एजेंट, सब एजेंट। इसकी एजेंसी टर्मिनेट हो गई मित्रों, तो ये सब ऑटोमेटिकली चंगू बंगू हो गए, टर्मिनेट हो गए ना। अरे जब मेन कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो बाकी से क्या मतलब है भाई? तो इस प्रकार से अगर एजेंसी टर्मिनेट होगी तो जो सब एजेंसीज हैं वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएंगी, एक भी नहीं बचेगी, नॉट इवन ए सिंगल वन। द टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एजेंट कॉजेज द टर्मिनेशन ऑफ द सब एजेंसी ऑफ सब एजेंट अपॉइंटेड बाय हिम। ओके, तो बच्चों दिस इज राइट, यूनिट 3 इज ओवर। अब देखिए कुछ इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो बेटा ये आपको करने हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। कुछ पूछोगे तो आई विल डेफिनेटली डिस्कस। तो फिलहाल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज ओवर, इट इज़ कंप्लीट। तो अब हमने नेगोशिएबल पूरा कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा कर लिया, एंड आवर नेक्स्ट टारगेट वुड बी द कंपनीज एक्ट। सो वी विल स्टार्ट कंपनीज एक्ट वेरी सून, और तब तक आप इसको तैयार करिए, इसको प्रिपेयर करिए। Keep preparing, as you know the dates of the exams have been announced and the chances of any postponement are negligible. अब इंस्टीट्यूट पोस्टपोन नहीं करेगा, क्योंकि पिछली बार जो कुछ भी बेइज्जती हुई, जो कुछ भी बातें हुई हम सबको मालूम है, तो वो बहुत ज़्यादा हो गया, एंड दे वर नॉट इन ए मूड ऑफ पोस्टपोनमेंट या कैंसिलेशन ऑफ द एग्जाम, but due to pressure and the current scenario situations, तो टिल नवंबर देखिए या तो सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, और अगर सिचुएशंस इम्प्रूव नहीं हुए टिल नवंबर तो सर जीवन रुका तो रहेगा नहीं। अब सब लोग चल ही रहे हैं, देखिए बिजनेस भी चल रहा है, लोग आ जा भी रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, तो फिर तब तक एग्ज़ाम्स भी होंगे, और आई बिलीव कि सितंबर लास्ट से चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी, और अक्टूबर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह एग्ज़ाम्स ले लेंगे, और 2-4 ने भी एग्ज़ाम ले लिया तो इंस्टीट्यूट भी ले लेगा। सो दैट इज़ द सिचुएशन। इसलिए एग्ज़ाम मान के चलिए, अपनी तैयारी करते चलिए, जो हो चुका है उसको रिवीजन करते रहिए, बाद में बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। और प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आपको पिछला रिवीजन करने में वो बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, चलते रहिए, रुकिए नहीं, समय का पूरा प्रयोग करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।